हेलो फ्रेंड्स, टीच विद करण सर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने अकाउंट्स के प्रीवियस लेक्चर में हमने समझा था फिक्स एसेट और करंट एसेट्स के बीच में क्या डिफरेंस है। आज हम कवर करने वाले हैं एक्रूड एक्सपेंसेस और एक्रूड इनकम्स क्या होती है। यानी कि जब भी हम बैलेंस शीट फाइनल करते हैं उस समय हम एक्रूड एक्सपेंसेस और एक्रूड इनकम के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना होता है। ये ट्रांजैक्शन आपके कहीं बुक्स में नहीं लिखे होते हैं, आपको सिर्फ समझना पड़ता है। इसके लिए ये बहुत ही एडवांस लेवल का वीडियो है, यानी कि जिसमें आपको समझना होगा कि एक्रूड एक्सपेंसेस कब हमें मानना पड़ेगा और एक्रूड इनकम हमें कब माननी पड़ेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहां पर ये जो अकाउंटिंग होती है ये एक्यूरल बेसिस के हिसाब से रिकॉर्ड की जाती है। एक्यूरल बेसिस का मतलब होता है कि जो एक्सपेंसेस जिस ईयर का है उसे आप उस ईयर में रिकॉर्ड कर लो। दैट मीन्स कि अगर हम बात करते हैं किसी फिनेंशियल ईयर की, हम बात करते हैं फिनेंशियल ईयर 2021-22 की, फॉर एग्जांपल फिनेंशियल ईयर 21-22 की, 21-22 में हम जो सैलरी पे करते हैं, यानी कि सैलरी का जो एक्सपेंसेस होता है ये अप्रैल का हम मई में पे करते हैं, मई का हम जून में पे करते हैं, जून का हम जुलाई में पे करते हैं, फरवरी का हम मार्च में पे करते हैं और मार्च का हम अप्रैल में पे करते हैं। सर, अगर आप अप्रैल का मई में पे कर रहे हो, मई का जून में कर रहे हो तो कोई टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पर उसका जो फिनेंशियल ईयर है ना वो सेम है 21-22। लेकिन आप जब मार्च का एक्सपेंसेस अप्रैल में पे करते हो, मार्च का एक्सपेंसेस अप्रैल में पे करते हो तो वहां पर फिनेंशियल ईयर चेंज हो जाता है। कैसे? मार्च का जो फिनेंशियल ईयर था ये 21-22 था और अप्रैल का जो फिनेंशियल ईयर है ये 22-23 हो जाता है। मींस 1 अप्रैल 2022 से एक नया फिनेंशियल ईयर शुरू हो जाता है। तो हमने मार्च के एक्सपेंसेस का पेमेंट हमने अप्रैल मंथ में किया, यानी कि 21-22 फिनेंशियल ईयर का एक्सपेंसेस का पेमेंट हमने 22-23 के फिनेंशियल ईयर में किया। अगर हम सेम टू सेम ट्रांजैक्शन, जैसे यहां पर हम ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड करते हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट फॉर एग्जांपल ₹25,000 टू कैश या बैंक, आप जो भी पे कर रहे हो। अब यहां पर हम सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक किया, इसका मतलब ये जो सैलरी का जो भी इफेक्ट होगा वो इफेक्ट आपका कहां पे जाएगा? पीएनएल के अंदर, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर उसका इफेक्ट जाएगा। क्योंकि सैलरी क्या है? हमारा एक्सपेंसेस है। सैलरी क्या है? हमारा एक्सपेंसेस है। तो सैलरी अगर एक्सपेंसेस है तो उसका इफेक्ट कहां पे जाएगा? पीएनएल अकाउंट। और पीएनएल अकाउंट जो होता है वो फिनेंशियल ईयर के हिसाब से बनता है और जो बैलेंस शीट होती है वो पर डे के हिसाब से बनती है, यानी कि बैलेंस शीट आपकी कैरी फॉरवर्ड होती रहती है। लेकिन जो प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस, ये आपकी कैरी फॉरवर्ड नहीं होती, ये किसी एक फिनेंशियल ईयर के होते हैं। तो अब हम यहाँ पर ये जो एक्सपेंसेस किया इससे आपकी सैलरी फॉर एग्जांपल 25,000 रुपीज इंक्रीज हुई। फॉर एग्जांपल प्रॉफिट था आपका 50,000, उसमें से आपने 25,000 की सैलरी पे कर दी। अब आपके पास में प्रॉफिट कितना बचा है? 25,000। अब मार्च की जो भी सैलरी थी, मार्च की जो भी सैलरी थी वो आपने अप्रैल में पे कर दी। अब अप्रैल में भी अगर आप इस टाइप की एंट्री करते हो, किस टाइप की? कि सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब सर ये ट्रांजैक्शन आप करते हो फॉर एग्जांपल 7/4/2022 को फॉर एग्जांपल, तो सर ये फिनेंशियल ईयर 22-23 के पीएनएल में जाएगा। लेकिन एक्सपेंसेस कौन से ईयर का है? एक्सपेंसेस 21-22 के ईयर में है। तो आपकी सैलरी के अंदर 50,000 रुपीज हो जाना चाहिए, क्योंकि 25,000 पहले के और 25,000 इस वाले मार्च के। लेकिन अगर आप इस टाइप की एंट्री करते हो तो ये नेक्स्ट ईयर के अंदर चला जाता है। इसके लिए हमें क्या करना है? तो एक एक्रूड एंट्री पास करनी होती है, यानी कि एक्रूड एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि जो एक्सपेंसेस हो चुके हैं लेकिन हमने उसका पेमेंट नहीं किया। तो इस एंट्री को हम कैसे पास करेंगे? सिंपल, सैलरी अकाउंट डेबिट। अब ये जो सैलरी आप दोगे ये इसका इफेक्ट आपका कहां पे जाएगा? पीएनएल में, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो पहले 25,000 थे, फिर से आप ये रिकॉर्ड करोगे मार्च को, 31 मार्च 2022 को सैलरी अकाउंट डेबिट 25,000 टू। अब सर यहां पर आप टू में क्या लिखोगे? कैश तो पे नहीं कर रहे हो, बैंक से चेक भी नहीं दे रहे हो, तो आपको लिखना है सैलरी पेबल। सिंपल, ये होती है सर एक्रूड एक्सपेंसेस की एंट्री।
दैट मीन्स कि सर जो एक्सपेंसेस जिस ईयर का है आपको उस ईयर में रिकॉर्ड करना है। एज इट इज सर, अगर आप कोई रेंट है, आपका जो फिक्स रेंट है, हर मंथली रेंट जाता है, अब वो मार्च का रेंट अगर आप अप्रैल में पे कर रहे हो तो उस समय भी आप एंट्री क्या करोगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल। सिंपल, रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल, ये भी आप कब करोगे सर, नेक्स्ट मंथ ईयर 31 मार्च को करो। इसी तरह से आपका सर इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंसेस होता है जो आप मार्च का अप्रैल में पे करते हो। तो कुछ कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिसको हम प्रोविजंस भी बोल सकते हैं, यानी कि प्रोविजंस भी हमें बनाना होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये कवर करवाऊंगा कि प्रोविजंस और रिजर्व के बीच में क्या डिफरेंसेस है। तो ये तो हो गया सर एक्रूड एक्सपेंसेस। एक्रूड एक्सपेंसेस का मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो हमने 31 मार्च को रिकॉर्ड कर दिए थे, लेकिन उसका पेमेंट हम नेक्स्ट ईयर करेंगे। अब सर अगर आप इसका पेमेंट नेक्स्ट ईयर करोगे तो क्या एंट्री होगी, फॉर एग्जाम्पल हम 7/4/2022 को एंट्री करते हैं। अब ये जो सैलरी पेबल है उसका जो हेड होता है ना, ये होता है करंट लाइबिलिटीज। क्या होगा, करंट लाइबिलिटीज। तो ये बैलेंस शीट के अंदर चला गया। अब सर आप यहां पर एंट्री करोगे सैलरी पेबल अकाउंट डेबिट, कब एंट्री करोगे, 7/4/2022 बैंक अकाउंट। तो सैलरी पेबल भी बैलेंस शीट का लेजर से और बैंक भी बैलेंस का लेजर से। तो 22-23 के फिनेंशियल ईयर में कि पीएनएल में कोई इफेक्ट नहीं आएगा इस ट्रांजैक्शन को पास करने से। क्लियर हो गया आपको। तो ऐसे ही ट्रांजैक्शन जैसे रेंट पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, इलेक्ट्रिसिटी पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, वेजेस पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, जो भी आपके एक्सपेंसेस होंगे वो आपने जो पेबल एंट्री करी की होगी उसको आपको डेबिट करेंगे नेक्स्ट ईयर और टू बैंक का पेमेंट करेंगे। अब बात करते हैं सर एक्रूड इनकम क्या होती है। एक्रूड इनकम का सिंपल सा मतलब होता है सर कि आपकी इनकम हो चुकी है लेकिन आपको मिली नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं एफडी की। सर आपने एफडी फॉर एग्जांपल 5 ईयर्स की एफडी करवाई, 10 लाख रुपीस की एफडी थी जिसके ऊपर 10% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट है एन्युअली। तो हर मंथली हर ईयरली 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा 5 ईयर्स तक आपको। आफ्टर मैच्योरिटी 5 लाख रुपीस इंटरेस्ट मिलेगा। जब 5 साल बाद यह एफडी मैच्योर होगी तो उनको टोटल 15 लाख रुपीस मिलेगा। कैसे, 10 लाख तो उन्होंने जो भी इन्वेस्ट किया था वो, और 5 लाख रुपीस 5 साल का इंटरेस्ट, टोटल उनको मिला सर 50 लाख। अब ये जो 5 लाख रुपए की ये जो इनकम है, ये जो मिला उनको, ये किस ईयर की इनकम मानी जाएगी? ये एक बड़ा बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सर ये किस ईयर की इनकम मानी जाएगी। जिस ईयर में आपको आफ्टर 5 ईयर्स के ईयर में मिली है, क्या उसी साल की इनकम मानी जाएगी? सर अगर उस साल की इनकम मानी जाएगी तो हमारा टैक्स का जो अमाउंट है ना इनकम टैक्स के अंदर वो बहुत बढ़ जाएगा। इसके लिए क्या करते हैं सर, जो इनकम जिस ईयर की है ना उसी को उसी ईयर में रिकॉर्ड कर लेते हैं। जैसे अब सर हम बात करते हैं एफडी। तो आपने 10 लाख रुपीस की एफडी करवाई, 1 साल बाद आपकी एफडी का 1 साल हो गया, तो 1 साल तो आपका इंटरेस्ट जो होता वो एक्रूड हो गया, मतलब इंटरेस्ट बन गया, लेकिन रिसीव आफ्टर 4 साल बाद होगा क्योंकि 1 साल कंप्लीट हो गया, आफ्टर 4 साल बाद आपको मिलेगा। तो इसकी एंट्री आपको करनी होगी। क्या एंट्री होगी? एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, क्योंकि जो आने वाला होता है वो हमारे लिए डेबिट होता है, टू इंटरेस्ट ऑन एफडी। इंटरेस्ट ऑन एफडी चला जाएगा सर पीएनएल में और इंटरेस्ट एक्रूड इंटरेस्ट चला जाएगा बैलेंस शीट में। ओके, तो एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन एफडी। इसी तरह से आपको 5 साल तक एंट्री पास करनी है। तो 5 साल तक आप एंट्री पास करोगे, उसमें जैसे 1 लाख रुपए किया तो 5 साल बाद एक्रूड इंटरेस्ट के लेजर में जो बैलेंस हो जाएगा ये हो जाएगा 5 लाख रुपए का, 5 लाख रुपीस का बैलेंस हो जाएगा। अब ये रिसीव होगा, जब ये रिसीव होगा तो क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट ₹15 लाख टू एफडी अकाउंट, आपने एफडी में जो 10 लाख रुपए लगाए थे वो वापस आ गए, और टू एक्रूड इंटरेस्ट। अब यहां पे इंटरेस्ट इनकम नहीं आएगी, एक्रूड इंटरेस्ट। अब एक्रूड इंटरेस्ट भी कहां पे था? ये एक्रूड इंटरेस्ट बैलेंस शीट में था, तो बैलेंस शीट से वापस बैंक में आया, यानी कि एक साइड में डेबिट था वापस उसको बैंक में ट्रांसफर हो गया।
तो ये था सर आपका एफडी की एंट्री, यानी कि जब भी आप कोई फिक्स डिपॉजिट कराते हो तो फिक्स डिपॉजिट की जो इंटरेस्ट की एंट्री होती है ना, वो हमें इंटरेस्ट सर्टिफिकेट को देखते हुए करनी होती है। और जो हमें एक्रूड एक्सपेंसेस की जो एंट्री होती है वो हमें हमारे हिसाब से सोचनी होती है कि जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन पास करते हैं उसमें 12 एंट्रीज होनी चाहिए। अगर आप मंथली पे कर रहे हो तो जैसे जब अप्रैल मई जून अगर रेंट पे कर रहे हो तो 12 एंट्री होनी चाहिए, लेकिन अगर आपकी 11 है इसका मतलब एक और एंट्री आपको एज एक्रूड करनी होगी। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया। आप अकाउंट्स के अंदर बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपने अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप टैक्स कंसल्टेंट बनना चाहते हैं, यानी कि अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं और जॉब करते करते आपके पास में वो एक्सपीरियंस नहीं है, जिसको आपको वो नॉलेज नहीं है जिससे आपको अच्छी जॉब मिल सके, तो हमारा एक नया कोर्स स्टार्ट होने वाला है 15 फरवरी से टैक्स कंसल्टेंट का। इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखी है, उसके ऊपर क्लिक करके या फिर आपको यहाँ पर स्क्रीन पर 7389781117 पर कॉल करके आप इसकी इंक्वायरी ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।